तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक जो था फंडामेंटल राइट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। तो जानते हैं आप लोग 15, 16, 19, 29, 30 से संबंधित जो आर्टिकल्स है वो केवल भारत के नागरिकों को मिलता है। तो विधि के समय समता दोनों को मिलेगा। राइट टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। तो ठीक है, तो ये केवल 15 में ही केवल भारतीय को मिलेगा। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता सबको मिलता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण सबको मिलता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो केवल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्टिकल 15। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? तो ध्यान में रखना 15, 16, 19, 29, 30। तो क्या बताएंगे? आर्टिकल्स 19। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 4-5 आर्टिकल्स है ना, जो केवल इंडियन सिटीजन को ही दिए गए, फॉरनर्स को नहीं है। ठीक है, फिर लिख दे रहा हूं। 15, 16, 19 छूट गया ना। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 15, 16, 19 और 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। ठीक है, बाकी सब सबके लिए है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? ठीक है, तो वाक्य एवं स्वतंत्रता किसमें? 19 में है। नहीं मिलेगा, गैर नागरिकों को, सिटीजन को मिलता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, आत्म दोषारोपण से संरक्षण, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की बात, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये भी है। रोजगार के मामलों में विभेद न करना, तो भाई तो ये मिलेगा क्या? रोजगार के मामलों में विभेद न करना है क्या? बताइए। नहीं नहीं ठीक है, नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ध्यान में रखेंगे 2 और 3। ठीक है, क्योंकि रोजगार के मामले में विभेद न करना किसी आर्टिकल 16 है ना, तो 16, 16, हाँ। 19 तो नहीं दे सकते ना। कौन कौन सा मिला है? 15 दे रखा है हमने। ये कौन सा है? 25 से 28 के बीच में है ना ये, तो है, बाकी ये नहीं है। तो ध्यान रखना, सी आंसर होगा। अब आते हैं निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी को भी उपलब्ध है? मतलब ये फॉरनर्स को भी अधिकार मिला गया है। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 15 है, जो कि नहीं दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये 16 में है, ये भी नहीं दिया गया है। विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, किसमें? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किसमें है? 21, 21, बिल्कुल ठीक है, तो ये तो 21। विदेशियों को भी मिला है ना। 21। कोई भी वृत्ति, उजाविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार किसमें है? तो ध्यान रखेंगे, ये किसमें है? 19 का 19 में है ना, 19 19 के का अंदर ही ई। है। ठीक है, हाँ जो भी हो, 19 का जो 6 है ना, 19 का कितने है? 6 है ना, तो 19 में ये आता है। तो कौन सा मिलेगा? केवल 21 हमने दे रखा है ना विदेशियों को, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं यहाँ पे, ये प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों का उपलब्ध है, तो गलत है ना, केवल भारतीयों को आर्टिकल 15 दिया गया है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों के नागरिकों को उपलब्ध है। बिल्कुल, केवल भारतीयों को नागरिकों को उपलब्ध है। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 3 की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान बना दे रहा हूं, इसी सही तरह से है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बात की संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, तो ये 19 में आता है। किस में आता है? तो संस्था और संघ 19 बनाने का में। अधिकार की बात को 19 में आता है, ध्यान में रखिएगा, जो कि केवल नागरिकों के लिए है, क्योंकि 19 जो है सिर्फ फॉरनर्स के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता, इकोनॉमिक्स इक्वलिटी की बात करेंगे, है क्या? नहीं है ना। नहीं सर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले समानता के अधिकार में कानून की समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, 3 प्रकार के समानता की बात किए थे। इक्वलिटी कितने प्रकार का है? ठीक है, कानून के समझ, आर्टिकल्स 40, सामाजिक समानता भी है और अवसर की समानता भी आपको देखने को मिलता है। मतलब जो नौकरियां वगैरह निकलती है, अवसर की समानता, अभी बीपीएससी का फॉर्म आया, हम ही आप भर रहे हो कि यूपी
और महाराष्ट्र वाले लोग भी भर रहे हैं, सबके सब भर रहे हैं ना। तो अवसर की समानता है, अवसर की समानता की बात करेंगे। आर्टिकल 16 जो है अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है, जो कि सबको होता है। ये भारतीयों को ही प्राप्त है, सबका मतलब भारत के सभी लोगों को, विदेशियों को नहीं, ठीक है। ये आर्थिक समानता नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। समानता 3 प्रकार के हैं, ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं। और न्याय कितने प्रकार के हैं? प्रकार, तीन सामाजिक, प्रकार के आर्थिक हैं। और राजनीतिक, 3 सर। बिल्कुल, राजनीति ठीक है, तीन। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों या फिर स्नान घाट का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये हमारे संविधान में डालने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों ये डालना पड़ा से भाई साहब? से कोई व्यक्ति अगर तालाब स्नान घाट का प्रयोग करता है तो ये चीज करने से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। एक प्रकार का फंडामेंटल राइट हैगा, क्योंकि उस समय को जो संविधान में बैठे हुए लोग थे, जस्ट लाइक अंबेडकर जी जैसे लोग, उन्होंने इस चीज को झेला था कि भारत के नागरिकों को किस प्रकार से पानी पीने से, कुआं में जाने से, ठीक है, गाड़ी पे चढ़ने से, होटल में भोजन करने से भेदभाव किया जा सकता। तो उन्होंने संविधान में हूबहू लिख दिया से आप जो है से किसी व्यक्ति को बाथिंग एट घाट, मतलब आप स्नान घाट पे नहाने से, ठीक है, कुआं से पानी पीने से, तालाब से पानी पीने से वंचित नहीं कर सकते हो। महार सत्याग्रह जो था 1927 में, क्या था वहां पे? महार सत्याग्रह में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। अंबेडकर जी के नेतृत्व में लोग क्या किए थे? तालाब से जाके चुल्लू से पानी पिए थे कि नहीं पिए थे? अंबेडकर जी के द्वारा ही लिखा हुआ। अंबेडकर जी जिस टाइम स्कूल में थे ना, तो वहां पे 2 लोग होते थे पानी पिलाने के लिए। एक दलित बच्चों के लिए एक तरफ कुआं होता था, एक जो था सामान्य कुआं था, ठीक है। अंबेडकर जी को स्कूल में बाहर भी बैठाया जाता है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, वो आया ही नहीं। वो जो दलित बच्चा जो था, वो पानी, जो दलित बच्चे के लिए जो अलग से जो वो था घड़ा जो था, वो आया ही नहीं। तो वो दिन भर प्यासे रहे, मतलब टच तक नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए भारतीय संविधान में ये चीजें डाल दी गई है, ठीक है। और ये जो है किस में है, तो ध्यान में रखना है, ये आपका आर्टिकल 15 आर्टिकल में है। 7 क्योंकि में। अगर हाँ 15 अनटचेबिलिटी है, ठीक है, वहां पे यस। अनटचेबिलिटी को रोका गया है, ऐसे नहीं कर सकते किसी भी आधार पे। लेकिन ये जो चीज आएगा ना, नहीं आते हैं जन्म धर्म रंग रूप या फिर धर्म के आधार पर आप किसी से, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वो आर्टिकल 14 में आप देखिए क्या क्या चीजें लिखी गई। आर्टिकल 15 में क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी आदेश है, ठीक है। अब स्टेट का पार्ट, केवल स्टेट का पार्ट, ठीक है, जैसे आर्टिकल से, जैसे फंडामेंटल राइट जब शुरू होता है तो 12 से लेके 35 तक है ना। ये 12 जो है से स्टेट को डिफाइन करता है, उसे राज्य का हिस्सा कौन कौन होएगा। तो राज्य का हिस्सा मतलब सरकार के जो अंग है वो भी, और साथ में साथ प्राइवेट कंपनियां भी। दुकान, सार्वजनिक स्थान, होटल, मनोरंजन के स्तर पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पूर्णतः या फिर अंशतः, या पूरी तरीके से भेदभाव करो या फिर थोड़ा करो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागमन आदि स्थानों पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। मतलब स्टेट फंडेड पूरी तरीके से हो या फिर स्टेट फंडेड थोड़ा हो, ठीक है, कहीं पर भी आप नहीं कर सकते हो। कहां पे कर सकते हो? आप मान लीजिए मैंने अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना रखा है, तो वहां पे कोई नहीं आके क्लेम कर सकता से नहीं हम भी जाएंगे। लेकिन हाँ, वो मान लीजिए हमारे दरवाजे पे क्या होता है ना, गांव देहात में क्या होता है, सरकार के द्वारा चापाकल गाड़ा जाता है ना। गवर्नमेंट जो है सो चापाकल क्या करती है, किसी के दरवाजे पे, गांव में कल होता है, चापाकल जिसको बोलते हैं, वो करवा देती है। तो उससे सारे ही लोग पानी ले सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स infringed by not giving enough wages to the workers, ठीक है। तो आर्टिकल 23। तो 23। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया? भाई से बंधुआ मजदूरी भी नहीं करवा सकते हो, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, बेगारी नहीं करवाया जा सकता। अगर किसी भी व्यक्ति को अब मजदूरी नहीं देंगे तो डेट मीन्स क्या करवा रहे हो आप? बेगारी करवा रहे हैं। बेगारी का मतलब होता है किसी से काम करवाना, उसके बदले में उसको पैसे नहीं देना, ठीक है। नहीं तो देना। आर्टिकल 23 की बात करें, उस समय इन्फ्रिंग्ड होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, व्यापार, सॉरी, बेगार, बलात्श्रम, बलात्श्रम भी नहीं, बलात्श्रम मतलब बच्चों से काम करवाना, ठीक है, उसको प्रतिषेध करता है। अतः श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने का तरह का बेगार कहा जाएगा, जिसे अनुच्छेद 23 प्रतिबंधित करता है। हमारे यहाँ लेबर कोर्ट है, ठीक है, एक अधिकारी होता है, ठीक है, लेबर का जो अधिकारी होता है, बीपीएससी का एग्जाम दोगे ना तो बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, एलईओ शायद कहते हैं उसको। वो सब भी बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा अधिकारी होता है वो, ठीक है।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन नहीं किया जा सकता, और खतरा वाला किसी भी काम में उनको नहीं लगा सकते। 23 बोलता है या फिर 24 बोलता है, क्या बताएंगे? 24 24 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है बच्चों के लिए। ठीक है, आर्टिकल 23 की बात करेंगे ना तो संपूर्ण मानव जाति, क्या है इसमें कि संपूर्ण मानव जाति से सेक्स रैकेट वगैरह हो गया, या फिर महिलाओं को खरीद बिक्री करते हैं या फिर अंग का व्यापार करते हैं, सब किस में आ जाएगा? 23 में आ जाएगा। इसमें संपूर्ण मानव जाति है। और 24 किसके लिए है? तो स्पेशली बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत सारा कानून वगैरह भी बनाया गया, जैसे पॉक्सो एक्ट है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम लाया गया, बहुत सारा लाया गया। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या खान के काम में करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता, खतरे वाले काम में। अनुच्छेद 24 जोखिम कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को पूरी तरीके से निषेधित करता है, मतलब रोकता है उसको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध किस प्रकार से भाई साहब? अब्सोल्यूट, मतलब टोटल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो एक दिन कर दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूर्ण निषेध है। क्या है ये? पूर्ण निषेध है, मतलब पूरी तरीके से इसको निषेध किया गया है। ठीक है, हाँ, जैसे बोलते हैं ना आर्टिकल 17 का, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है, उसका किसी भी रूप में पालन करना पूरी तरीके से क्या है? निषेध है, किसी भी रूप में। ठीक है, अब आते हैं बताना अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ठीक है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है। ठीक है, तो ये राज्य का दावा है या फिर नागरिक का दावा है? किसका दावा है? नागरिक का। क्लेम्स कौन करेगा? ठीक है, ध्यान रखिए, सिटीजन क्लेम्स करेगा। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, और आईएएस 2017 का प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य का दावा नहीं है। ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावा है। इसमें राज्य का मतलब क्या हुआ? राज्य का मतलब है बिहार, यूपी, ये सब नहीं है। राज्य का मतलब बिहार, यूपी, झारखंड नहीं है। स्टेट का बहुत वाइड डिफिनेशन है। इसमें एक राज्य भी आ सकता है, बिहार भी आ सकता है। बिहार सरकार का जितनी प्रशासकीय अधिकारी आते हैं सब होते हैं। अभी आप एक आम स्टूडेंट हो, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, जिस दिन आप गाड़ी पे बैठोगे, उस दिन आप राज्य बन जाओगे। ठीक है, एक आम आदमी सबको राज्य बनने के लिए बस एक नियुक्ति पत्र लेना है। जिस दिन आपके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला, आप क्या बन गए? यू आर द पार्ट ऑफ स्टेट, आप राज्य बन गए। अगर आप उस समय अगर किसी प्रकार का भेदभाव करोगे तो आपके ऊपर 226, 32 सब लग सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय एक आम आदमी नहीं, आप यू आर द पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर बात करें तो होटल, ठीक है, होटल हो गया, सिनेमा घर हो गया, ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, ये सब राज्य है। ठीक है, ध्यान रखा। एलआईसी की ऑफिस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस हो गया। ठीक है, सबके सब राज्य है। ध्यान रखा, हर के राज्य के अंतर्गत कुछ कुछ चीज नहीं भी आते हैं, उनका अपना विशेष अधिकार है। सब राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावा जो होता है वही फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स, कुछ मतलब काफी महत्वपूर्ण केस है, उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आगे इसी से प्रश्न आने की संभावना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद कब शुरू हुआ था? ये 1967 में। मूल अधिकारियों की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्या बताइए? ध्यान रखें, मूल अधिकारियों की प्रवृत्ति कैसी होती है? नकारात्मक होता है, निगेटिव्स होती है। ठीक है, ऐसा नहीं जो खुशी खुशी में ना पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपर्वतनीय नहीं होता, पर्वतनीय होता है। फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं, फिर उल्टा बता रही है। पर्वतनीय का मतलब क्या हुआ? न्यायालय के द्वारा इसको लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है? नकारात्मक होता है। अगर पूछोगे डीपीएसपी कैसी होती है? सकारात्मक होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और वो अपर्वतनीय होती है क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, तो राज्य की शक्ति को फंडामेंटल राइट क्या करेगा? कमजोर करेगा। नागरिकों की शक्ति को क्या बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। ठीक है, ये जो है नकारात्मक होती है क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार सरकार के मनमाने एवं न्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ संरक्षण देते हैं। सरकार किसी भी प्रकार की मनमानी और अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि बचाव के लिए क्या है आपके पास? तो बचाव के लिए फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कुछ केसेस है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद भाग 3 किससे? पार्ट 3 किससे? तो फंडामेंटल राइट है। उसमें कहा से भाई साहब आप उसमें संशोधन
ध्यान में, संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है तथा ये व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिसे मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्ति के मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी के रूपरेखा बनाने के लिए सक्षम भी बनाती है। तो गोलकनाथ बनाम केस में कहा गया, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कभी भी संविधान को एक्सप्लेन करने का अधिकार, अंतिम जो कार्यकारी अधिकार जो संविधान को एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान को व्याख्या कौन करेगा? हाँ, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ही करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा विधिक संस्था जो होता है उच्चतम न्यायालय होता है। जहां पे संविधान किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसको एक्सप्लेन करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को भाग 3 में संशोधित की शक्ति प्राप्त नहीं है तथा ये व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन है। अनुच्छेद 13 के अधीन संवैधानिक संशोधन है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों के असंगत होने पे, मतलब कुछ ऐसा कानून बनाया जो कि मूल अधिकार के शक्ति को कम कर रही है, तो कानून का क्या हो जाएगा? अल्पीकरण हो जाएगा या फिर उसका शून्य घोषित हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 13 प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है फंडामेंटल राइट का। सबसे बड़ा संरक्षक जो है आर्टिकल 30 नहीं। आप बोलोगे सर 32 और 226 क्या है? तो 32 और 226 नागरिकों को लेकर है। जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, ठीक है, तब जाकर आप उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन 13 क्या करता है? 13 पहला ही प्रोटेक्ट करता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबियत खराब हो रही है तो पहले ही मेडिसिन ले लिया, डेट वो 13 है, ठीक है। मतलब जो लॉ मेकर्स जो होते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट्री जो है सदस्य जो है, उनको कानून बनाने ही नहीं देता है 13। और मान लीजिए स्टेट के द्वारा जब हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाता है तब हम लोग 32 206 का यूज बाद में करते हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। फिर आया केशवानंद भारती का फैसला 1973 में, काफी प्रसिद्ध केस थी। 13 जजों की यहाँ पे पीठ बैठी थी, यहाँ पे 11 जजों की थी, ठीक है। ये अभी तक का सबसे बड़ा पैनल है। 11 यहाँ पे था, यहाँ पे 13 था। मतलब इसके फैसला को पलटने के लिए कब पलट सकती है? अगर कोई 7-8 जज का पीठ बैठ के इसके फैसला को नहीं पलट सकती है। 13 का बना है तो आगे चल के मतलब 15 का बनेगा, 14 का बनेगा, तभी जाके इसके फैसले को पलटा जा सकता है, ऐसे नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला से नहीं कर सकती है, यहाँ पे बोला कर सकती है। लेकिन बोला से भाई साहब देखो, मौलिक अधिकार में आपको चेंज करना करो, संसद के पास आर्टिकल 368 है, संशोधन करने की शक्ति है, नहीं छीन सकते हैं। लेकिन बशर्ते संविधान के मूल ढांचा नष्ट न हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को घर बनाने का कार्य अगर दिया जाए तो घर को सुंदर करेगा, टाइल्स लगा देगा, पेंट कर देगा, बढ़िया बनेगा, पिलर घसका नहीं देगा। पिलर घसकाने से क्या होगा? पूरा वो घर ही गिर जाएगा। तो बोला से पिलर का ध्यान रखो, इसलिए बोला आधार मूल ढांचा, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो था यहाँ पे दिया, तो भाई साहब बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, वो समाप्त मत करो। अर्थात संविधान की मूलभूत संरचना एक तरफ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंध है, दूसरी ओर अनुच्छेद 368 पे बाध्यता भी आरोपित करती है। इसलिए कहते हैं संसद को संशोधित करने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन वो असीमित नहीं है, समझ रहे हैं ना। मतलब वो पावर क्या है? सीमित है, जैसे तैसे उसका प्रयोग नहीं कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने की सक्षम बनाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज ओन लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट? क्या होगा? केशवानंद भारती बात सर। हाँ, वही, यही पढ़ना है और यही पे गलती करना है। नहीं, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बार तो गोलकनाथ होगा और अभी केशवानंद भारती लगाना है, ठीक है। गोलकनाथ वाले केस में कहा गया था, केशवानंद ऑप्शन में भी शायद नहीं था कि है? 1960 केशवानाथ ऑप्शन में भी नहीं। इसी को बोलते हैं नींद में क्लास करना, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी है, गोलकनाथ है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला है, मतलब स्क्रीन देख नहीं रही है। चलिए, केशवानंद नहीं था। केशवानंद में क्या बोला था? संसद जो है संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल संरचना का नहीं कर सकते। ख्याल रखेगी, ठीक है। हाँ, अब मूल संरचना भाई क्या है, तो किसी को पता नहीं है। तो संसद ने बोला मूल संरचना बताओ, से मूल संरचना क्या है?
तब मूल संरचना बताने का काम किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो समय समय पे बताते रहते भाई साहब ये मूल संरचना है, ठीक है। जब भी संसद थोड़ा इधर उधर करती है, मूल संरचना है, ठीक है, इसको तुम नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम पार्लियामेंट्री का कहना था एक बार बता दो कौन मूल संरचना है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो समय समय पे मूल संरचना को एक्सप्लेन करने का काम कौन करती है? कौन करती है? संसद सुप्रीम नहीं कोर्ट। करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। क्योंकि मूल संरचना का कोई भी ऐसा थ्योरी जो है हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये मूल संरचना है और ये मूल संरचना नहीं है। नहीं होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करती है? तो डिसाइड हमारे न्यायपालिका साहब करते हैं, ठीक है। कभी कभी कहते हैं रात में सोना भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। रात में जगा नहीं सकते लोगों को। किस केस में आता है ये? ठीक है। वो जो था बाबा ना रामदेव वो वाले में। बाबा रामदेव वाला केस, तो उसमें बोले थे रात पे सोना का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ट्रेन में टीटी, ठीक है, टिकट देखेगा 10-11 बजे के बाद नहीं चेक करता जनरल, ठीक है। तो वो सब भी नींद में आप किसी को जगा नहीं सकते। सोने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। इसीलिए हमारा संविधान जीवंत है, लिविंग है, क्योंकि समय समय पर इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है, जो कि न्यायपालिका और संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते हैं? तो कौन सा होगा? गोलकनाथ में, ठीक है। किस बात में संसद ने मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार फिर दे दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत उस समय विवाद हो रहा था, ठीक है। कभी डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट होता था, न्यायपालिका अपने ही एक बात पे नहीं रहता था, ठीक है। कभी कुछ और बोलते थे, कभी कुछ और बोलते थे। इसके चक्कर में जो पार्लियामेंट्री जो थे वो कंफ्यूज रहते थे करना क्या है, ठीक है। कभी सेम बात बोलते थे नहीं हो सकता है, कभी बोलता है हो सकता है, कभी बोलते हैं डीपीएसपी बेस्ट है भाई साहब, डीपीएसपी को बढ़ावा देने के लिए फंडामेंटल राइट को एक समय के लिए साइड किया जा सकता है। कभी बोलते नहीं नहीं फंडामेंटल राइट इज ग्रेट, अब फिर कभी बोलते नहीं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं आंक सकते हो, ठीक है। दे आर, वो क्या है, वो सहयोगी है, ठीक है। भारत के संविधान के संबंध में मूलभूत संरचना मत किसने दिया? तो किसने दिया? केशवानंद भारती मामलों में दिया। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति भी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पे बधाई भी है, ठीक है। तो सब हो जाएंगे, चार वाला को छोड़ के सब, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहां पे बात करेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू। भारत के संविधान के संबंध में मूलभूत संरचना मत किनसे संबंधित, किनसे संबंधित है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति जो है, द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, तो ये भी आपका मूलभूत अधिकार है। तो इसमें एक केस आता है, ठीक है। कौन सा केस आता है बताओ? काफी चर्चा में रहा था, एक शेड्यूल जो है, एक अनुसूची जो है, काफी चर्चा में रहता है, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति को रोक लगाती है सुप्रीम कोर्ट की। कौन सी अनुसूची है? हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। नौवीं अनुसूची, ठीक है। नौवीं अनुसूची जो था ना, बड़ा ना वो था, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, आयरन गेट था। इसमें जाके कुछ को भी डाल देते थे और उसको जो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर पाती थी। सुप्रीम कोर्ट का एक दिन हुआ दिमाग खराब, 1973 में फैसला देखो, 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी नौवीं सूची में गया ठीक है, उससे पहले का चीजों का हम रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन 24 अप्रैल और 1973 के बाद इसमें कुछ भी डाले ना, वो सब अंडर द जुडिशियल रिव्यू आएगा। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की बात करें, ये जो है क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि क्या है, इट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और उसको बोला से 24 अप्रैल 1973 के बाद का जो भी मामला इसमें तुम डाले हो ना उठा के, सबको रिव्यू करेंगे, ठीक है। इसलिए भी बिहार सरकार जो थी चाह रही तो आरक्षण वाले मामलों को इसमें डाल दे, लेकिन इसमें डालने के बाद भी वो नहीं बच पाती, क्योंकि नौवीं अनुसूची में डाले गए सब्जेक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। कब के सब्जेक्ट को नहीं कर सकती है? जो 24 अप्रैल से 1973 के पहले, ठीक है। तो इसलिए कुछ राज बड़ा चालाक निकले, ठीक है। उन्होंने भी 60% 65% आरक्षण दे रखा है, 9 शेड्यूल में डाल रखा है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 24 अप्रैल 1973 से पहले डाला हुआ है, ठीक है। मद्रास वगैरह स्टेट का आरक्षण देख लो, 60% आई थिंक ज्यादा वहां पे आरक्षण है। मद्रास का चेक करना कितना आरक्षण है वहां पे, ज्यादा ही होगा, ठीक है। कितना? नहीं ध्यान है। तो वही 65 है, ज्यादा है सर। 50% से ज्यादा मैं इतना कह रहा हूं, लेकिन वो 60 इसमें डाला हुआ है, इसलिए रिव्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि 1973 के पहले डाला था। ध्यान रखना है 300, हाँ, संविधान के अनुच्छेद पे 368 पे बाधाएं है, बाध्यता है। 368 में क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति है ना।
तो जी संवैधानिक सर। संशोधन करने की शक्ति सीमित है, लिमिटेड है, या फिर भाई अनलिमिटेड है? क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है। आप संवैधानिक संशोधन करो, लेकिन ऐसा नहीं अपने शक्ति का दुरुपयोग करोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर है। तब ईवी अब आते हैं, को सर आरक्षण बढ़ा दिया तो केंद्र सरकार का तो 50% से अधिक हो गया। कौन बढ़ा दिया? मतलब अभी केंद्र में 50% से अधिक आरक्षण है ना, नहीं, सेंट्रल में तो ईडब्ल्यूएस को देने के बाद, ईडब्ल्यूएस को देने के बाद हो गया ना सर। 60% ईडब्ल्यूएस के हो देने के बाद हो जाता है। हाँ, तो इस पर न्यायिक रिव्यू नहीं हुआ सर। देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, देखिए कुछ चीजों का देखिए, कैसे मैं बताऊं, जैसे आरक्षण जो दिया जाता है ना, दो तरह का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, हमारा संविधान कहता है सब भेदभाव कर सकते हो, लेकिन भेदभाव ना सापेक्ष भेदभाव होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? सापेक्ष भेदभाव अगर होगा ना, तो उसको सॉरी, हमारा संविधान जो है ना, उसको ना भेदभाव नहीं मानता है। ठीक है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं मानता। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा संविधान जो है ना काफी समाजवादी नेचर का है। ठीक है, जैसे कहना है, मान लीजिए कहीं पे दौड़ हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए पुलिस का दौड़ हो रहा है। ठीक है, वहां पे 1800 मीटर दौड़ना है, तो 1800 मीटर दौड़ना है टोटल। ठीक है, अब ये 1800 मीटर मेल को दौड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल के लिए इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया, भाई साहब तुमको जो है 1000 मीटर ही दौड़ना है, और मेल को बोला सर तुमको 20 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को दूरी कर इनको भी 20 मिनट का समय दिया। यहाँ पे 1800 मीटर 20 मिनट में दौड़ना है, यहाँ पे मात्र 1000 मीटर जो है 20 मिनट में दौड़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक तरह से देखिए कि भेदभाव हो रहा है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है, समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन हो रहा है, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ऐसे भेदभाव को हमारा संविधान जो है भेदभाव नहीं मानता है, क्योंकि यह है सापेक्ष भेदभाव। उसी तरह जो वहां पे जो आरक्षण जो दिया गया है ना, वो आरक्षण जो दिया गया किस आधार पे दिया गया है? तो जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर है या फिर तंगी है, उनको दिया गया। ठीक है, जातिवाद वगैरह वहां पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इसीलिए उतना मामला उठा नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने बोला था, लेकिन वो नहीं, उसमें न्यायपालिका जो थी शांत रही थी। ठीक है, ध्यान में रखना। आप इस आधार पे आप किसी को भेदभाव, अब हमारा संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, न तो स्त्री में करना, न तो पुरुष में करना, न तो जाति में करना है। लेकिन देखिए, जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है नौकरी के समय, धर्म के आधार पर भी कई जगह पे आपको देखने को मिलता है, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता, लिंग के आधार पर यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। लेकिन ये भेदभाव क्या है? सापेक्ष भेदभाव, क्योंकि महिला की बनावट और पुरुष का जो बनावट जो है डिफरेंट होता है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों का आप समान रूप से आप नहीं करवा सकते हो। तो इस प्रकार का भेदभाव क्या है? क्षम्य है। ठीक है, और जो भेदभाव पुरुष और बच्चों के बीच में हो, जो भेदभाव पुरुष और महिलाओं के बीच में हो, तो वो भेदभाव को हमारा संविधान कहता है सो सापेक्ष भेदभाव है, ये भेदभाव चलेगा। ठीक है, चलिए सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। तो वही जो है आर्टिकल जो है, सॉरी वो जो ईडब्ल्यूएस जो है उसी से संबंधित है। ठीक है, और वैसे भी आप देखोगे तो उसके रिलेटेड कानून आया है ना भाई, कानून आया कि नहीं आया? कानून जी आया है सर, ना, जी सर, 104वां संविधान संशोधन पास किया गया है ना उसके लेकर, जी सर, 104 नंबर का है ना। जी हम्म, सर। अब बिहार विधानसभा कौन सा संविधान संशोधन पास करेगी? 103 है सर। 103, सॉरी 103। बिहार सरकार कौन सा संशोधन करेगी? संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है? पार्लियामेंट। हाँ ठीक है, हाँ इसका रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन अगर ये संविधान संशोधन पास हो गया, चलता फिरता कानून बन गया ना भाई, संविधान में एंट्री हो गया, इसका कानून बन गया ये। और आर्टिकल भी तो बना दिया गया ना सर, 15 बिल्कुल। का 6 और 16 का 6। हाँ, तो इसमें आधार बनाया गया ना 15 का 6 और 16 के 6 क्यों आधार बना के बनाया गया इसको? बोला गया जी भाई इस आर्टिकल्स के हवाला देते हुए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को वैलिड करता है। तो एग्जाम्पल तो पहले बिहार सरकार जो दे रही है किसके जाति के आधार पे? यादव की जनसंख्या इतना है, दूसरे नंबर पे दुसाध है, तीसरे नंबर पे क्या नाम है भूमियार की जनसंख्या इतना, इस आधार पे तो जाति का आरक्षण तो सीधे सीधे आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। तो वो भी तो दिया नहीं किस किस आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है, सापेक्ष चीज नहीं है। तो जाति के आरक्षण को लेकर थोड़ा सा हमारा संविधान जो है से थोड़ा सख्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय सर ने यह व्यवस्था की? हाँ बहुत डिबेट हो गया, सर बताइए आर्टिकल पॉलिटी में आप। सर हाँ सर आर्टिकल 15 में तो
सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे रिजर्वेशन दिया गया था। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब आप जो अब शैक्षणिक आधार का भी तो आरक्षण होता है ना। अब ओबीसी को अगर मिले 27% आरक्षण केंद्र की नौकरियों में है तो भाई साहब पढ़ेगा तब तो नौकरी लेगा। तो कॉलेज में भी 27% आरक्षण रहेगा। अगर 10% आरक्षण अगर ईडब्ल्यूएस को दिया गया तो ये नौकरी में है तो नौकरी ये हवा में करेंगे ये लोग नौकरी। तो जितने भी शैक्षणिक संस्था होंगे ना वहां पर भी 10% आरक्षण होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका जो है क्या संस्था में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ये क्या चीज के लिए, नौकरी करने के लिए। डायरेक्ट नौकरी करेंगे कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करेंगे, कब करेंगे? पहले पढ़ेंगे तब तो नौकरी करेंगे ना। तो दोनों जगह आरक्षण है। ठीक है, कॉलेज में जाइएगा तो देखिएगा 10% सीट ईडब्ल्यूएस के रिजर्व रहता है। फिर पढ़ाई कीजिए, उसके लिए 15 को 6 को टारगेट किया गया और 16 को 6 को नौकरी के लिए टारगेट किया गया। ठीक है, दोनों याद रखना है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अधीन विधि है जिसे मूल अधिकारों का संगत होने पर शून्य घोषित कर सकती है। तो किसमें कहा गया था, ध्यान रखिए, गोलकनाथ बादमा। मैंने ना इस फाउंडेशन बैच पे पढ़ा रहा था ना, तो ये तो क्लासेस था कि 1 साल पहले शुरू हुई थी। मैंने पॉलिटी बहुत अच्छा से पढ़ा, तो मैं पॉलिटी बेस्ड वे में पढ़ाता हूँ। और कभी आप हमसे लक्ष्मीकांत पढ़ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को तोड़ तोड़ के मैं आपको बता दूंगा। फिर जिनको भी पॉलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ना, और पॉलिटी बहुत अच्छा बोलना सीख जाएंगे पॉलिटी में। ठीक है, चलिए, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को किस अनुच्छेद में अंतर्गत शून्य घोषित किया जाएगा? तो भाई आर्टिकल 13 क्या कहता है, मूल अधिकार के विरुद्ध जो भी विधि बनेगी उसका क्या हो जाएगा, अल्पीकरण हो जाएगा, या फिर उसका क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नियम बना आज से कोई भी व्यक्ति सांस नहीं लेगा, ऐसा तो बना नहीं सकती है। बात करने अगर बना दिया आज से कोई व्यक्ति पानी नहीं पिएगा तो वो कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 13, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना भाई, सांस लेना, पानी पीना, ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है कि नहीं है? जी ठीक सर। है, तो 13 उसको क्या करेगा, स्वतः ही खराब कर देगा। ठीक है, इसके लिए 32 206 ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित प्रश्नांशों में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनना है। ठीक है, अभी इसको पढ़ लेते हैं, पहले छोड़िए क्वेश्चन को। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालक पक्षों को अतिक्रमण से रक्षा करता है, बिल्कुल करता है, विधायी से भी और कार्यपालिका से भी। ठीक है, दोनों ही से। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। तो दोनों कथन सही है। लेकिन मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने निरपेक्ष मतलब क्या, जैसे नौकरी में कहेंगे से ना सभी लोगों का कटअप जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा, ये क्या हो गया, ये निरपेक्ष बातें हो गई। ठीक है, सबके लिए कटअप क्या रहेगा, 100 नंबर। अब हम बोल देते हैं यहाँ पे से भाई साहब देखो जनरल का कटअप जो रहेगा 100 रहेगा, महिला का कटअप रहेगा 90 रहेगा। ठीक है, फीमेल का, एससी का कटअप 85 बनाएंगे और एसटी का कटअप 80 बनाएंगे। ये क्या हो गया, सापेक्ष हो गया, मतलब ड्यू टू कंडीशंस यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, और ये भेदभाव को हमारा संविधान कहता है, ये भेदभाव क्या है, जायज भेदभाव है। क्या है, क्या है ये, जायज भेदभाव है। समझ रहे ना, इस भेदभाव को संविधान सही मानती है। ठीक है, इसीलिए हमारा फंडामेंटल राइट जो है हमको जो मिला वो निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि बाय द कंडीशंस वो बदल जाती है। जैसे बोलेंगे, कहेंगे आजीविका का अधिकार है, हमको आजीविका का अधिकार, हम कोई भी आजीविका कर सकते हैं। अब बिहार में हम दारू बेचना शुरू कर दें तो उसको तो सरकार ने रोक लगा रखा है ना, तो ड्रग्स का व्यापार करना शुरू कर दे तो यहाँ पे सापेक्ष और निरपेक्ष का कंडीशंस निकल कर आता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं होते अर्थात तो ये बाद योग्य होते हैं क्योंकि वे न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। ठीक है, मतलब न्यायिक व्याख्या इसमें दिया गया है क्या सही है क्या नहीं है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों स्वतंत्रताओं के सरकार के विधायी कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से बचाते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व है। तो ये रीट है। ठीक है, दोनों की बात करें, रीट है 32 और बात करेंगे 226 की बात करेंगे, दोनों रीट है। ठीक है, और दोनों रीट की बात करेंगे तो रीट जारी करने में जो सर्वाधिक पावर जो होता है, पावर किसके पास अधिक है,
तो ध्यान में रखिएगा, हाई कोर्ट के पास, ठीक है, हाई कोर्ट के पास रीट के संबंधी कुछ विशेषाधिकार भी होता है। अब जैसे रीट विशेषाधिकार की बात करेंगे तो हाई कोर्ट रीट जारी करने से इनकार कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास आप जाओ तो वो बोल सकता है भाई साहब मन नहीं, अभी हम नहीं जारी करेंगे, ठीक है, नहीं जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आप रीट के लिए जाओगे तो रीट पिटीशन उनको जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का कोई अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है, ये आखिरी संस्था है, तो लोग यहाँ पे करवा के ही मानेंगे, ठीक है। तो कुछ विशेषाधिकार भी है, ध्यान में इसको रखना है। हाँ, लेकिन इस पे कुछ अधिकार भी है। अब रीट जारी करने के लिए पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे, ये तमिलनाडु के लोगों के रिगार्डिंग में रीट नहीं जारी कर सकती है, ध्यान। हाँ, जब तक उनका संबंध नहीं रहा, बिहार से नहीं है, पटना बिहार से नहीं, तब तक नहीं कर सकती। पूरे भारत में रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण, ध्यान में रखना है, विवेक युक्त नियंत्रण लगा सकती है जो संविधान के मूल संरचना के संगत हो, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों पे नियंत्रण लगाने का काम किसका होता है, संशोधन करने का काम किसका होता है, ध्यान में रखना है, या फिर नियंत्रण लगाने का काम किसका होता है, संसद के पास होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब इमरजेंसी लगाओ, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, उस समय मौलिक अधिकार का निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, समझ रहे हैं ना। तो मौलिक अधिकार का निलंबन अगर पूछेगा, निलंबन कब हो सकता है, मौलिक अधिकार विशेष परिस्थिति में हो सकता है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन संसद जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तन भी कर सकती है, अब विवेक युक्त नियंत्रण भी लगा सकती है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो नहीं होता, अनुच्छेद 20 नहीं होगा, अनुच्छेद 21 नहीं होगा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आपातकाल में निलंबित नहीं होते। बाकी आपातकाल के दो आर्टिकल्स है, ठीक है, 358 और एक है 359, ठीक है, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, निलंबन कर देते हैं। सबसे पहले आता है भाई साहब बाहुबली है 358, ठीक है, ये आता है जैसा ही तो 19 के तहत, ठीक है, 19 के तहत जो 6 प्रकार के जो आर्टिकल जो है ना सबको समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद आएगा अनुच्छेद 359, ये 359 सारे ही फंडामेंटल राइट को अधिक समाप्त कर देता है। किसको नहीं कर पाता है, तो 20 और 21 को छोड़ के नहीं कर पाता। ड्यूरिंग द इमरजेंसी 358 और 359 काफी पावरफुल आर्टिकल्स है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक नियंत्रण लगाने का अधिकार किसके पास है, तो ध्यान में संसद के। यहाँ पे अगर राष्ट्रपति करोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को निलंबन का अधिकार है, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट के पास है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट पे तभी प्रतिबंध लगाएंगे जब इमरजेंसी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, एक्सिक्यूटिव पावर नहीं है, एक्सिक्यूटिव पावर होता है संसद के पास ये सारी चीजें करने का, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान इनके पास पावर आ जाता है, तो ये अपने हिसाब से चीजों को करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति इमरजेंसी के दौरान ही मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल परिस्थिति में नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरा जो है कारण है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष होते हैं, तो बता निरपेक्ष होते हैं क्या, निरपेक्ष होते हैं सर, नहीं होते। ध्यान में रखना, फंडामेंटल राइट प्रदत्त मौलिक अधिकारों का न्यायिक व्याख्या के अधीन है, ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला सही है। बाकी पहला ध्यान में रखना है, क्या है, गलत है, क्या आंसर लिया इसका, ठीक है, इसका आंसर ए में क्या है, मौलिक अधिकार अच्छा होते हैं, इसमें नहीं दिया है, वही तो मैं देख रहा हूं, अच्छा वही में ये नहीं है, ठीक है, निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं है मतलब नहीं है, तो मतलब ये सही है। और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहते हैं उसके अधीन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मौलिक अधिकार क्या है, क्या है मौलिक अधिकार, वाद योग्य है ना, वाद हो सकती है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऐसा तो नहीं होता। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की इच्छा पे, ठीक है, ध्यान रखें, निलंबित हो सकता, अभी ना बोले से मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित करेंगे, लेकिन कब करेंगे, इमरजेंसी ड्यूरिंग ओनली इमरजेंसी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ये भी कर सकते हैं भाई साहब, राष्ट्रपति के इच्छा पर निलंबित तो होते, लेकिन कब होता है, जब इमरजेंसी लगा होता है तब होता है। ऐसे राष्ट्रपति कभी भी मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं कर सकते, ठीक है। भारत के संविधान में प्रत्याभूत ग्रांटेड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते, केवल कब किए जा सकते, जस्ट अभी मैंने अभी बोला, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली, जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा,
ध्यान में रखना, यहाँ पे शब्द हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तभी किए जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, बाकी किसी भी समय में नहीं होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है, तो संशोधन कौन करेगा, तो संसद ही करेगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो संरक्षक कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट संरक्षक होता है, ठीक है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे संरक्षण होता है, संविधान का व्याख्याकर्ता भी, अंतिम व्याख्याकर्ता की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ही होता है, ठीक है। जब आपातकाल की घोषणा, प्रचालन, ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, ठीक है। तो दो को मतलब बताइए क्या सही होगा, 20 और 21। बिल्कुल ठीक है। तो 20-21 ध्यान में रखना है, तो 20-21 को छोड़ के भाई साहब कहीं भी नहीं जा सकते हो, ठीक है, न्यायालय में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो जब आपातकाल की घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसी आपात स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है, नहीं जा सकते, ठीक है। 20-21 को छोड़कर किसी को भी न्यायालय में नहीं जा। दूसरी बात और भी ध्यान में रखना है, जब डिटेल्स में समझा रहा हूं तो और भी समझा देता हूं। मान लीजिए से अभी जो है तारीख कितना है, 15-16 जो भी हो, ठीक है। अभी हमने हमारे यहाँ इमरजेंसी लगा है, सपोज डेट समझो, ठीक है, इमरजेंसी लगा है और इमरजेंसी में हमारे कुछ अधिकार के हनन हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो गया, हमारे कुछ अधिकार क्या हो गए, यहाँ पे हनन हो गए, प्रभावित हो गए, ठीक है। तो मेरे अधिकार जो थे 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक प्रभावित रहे और हमको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो भाई गिरफ्तार जब करेंगे तो बहुत सारा अधिकार प्रभावित हो सकता है गिरफ्तार होने के बाद, ठीक है। नजरबंद करके अगर कोई रखेगा तो बहुत सारा अधिकार प्रभावित हो सकता है, ठीक है। 19 तारीख तक हमको गिरफ्तार करके रखा गया, देश से इमरजेंसी 20 तारीख को हट गया। अब हमको गिरफ्तार किया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अब हमने देश में इमरजेंसी हट गया, मेरे सारे पावर हमको स्वतः ही मिल गए। अब तुरंत हम 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 या फिर 226 का प्रयोग करके, ठीक है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी चीजों को लेकर अगर उस समय अगर आपके अधिकार प्रभावित हुए हैं तो आफ्टर इमरजेंसी आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। समझ रहा है इस चीज को, नहीं जा सकते, ध्यान में इसको रखिएगा, मतलब इमरजेंसी की बात, दौरान जा सकते हैं सर। इमरजेंसी के दौरान नहीं जा सकते, वहां पे 20-21 रहेगा तभी जा सकते हैं। अरे इमरजेंसी के दौरान जाते तो 1975 में सारे ही तो विपक्ष के नेता को कैद करके रख लिया गया था। टोटल विपक्ष के नेता को जितने भी थे, वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी, सबके सब तो इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार थे ना। गलती क्या था, कोई गलती नहीं था, कोई क्राइम थोड़ी ना किया था, सरकार के खिलाफ थे, सरकार अपना पावर का मिसयूज कर रही थी। तो पावर का मिसयूज ऐसे ही तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे नॉर्मल दिनों में। अभी अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे, ठीक है, वैसा नहीं गाली देंगे, कुछ ऐसा बात बोले उसकी नीति का अगर हम खंडन करें तो भाई साहब ये चीज आप अच्छा नहीं कर रही है, बहुत खराब चीज, ये नहीं होना चाहिए, सरकार मुझे कुछ नहीं कर सकती है। इनकम टैक्स ठीक वालों है, को भेज देगी, ईडी भेज देगी सर। हाँ लेकिन मान ईडी तो करेगी सर, हम सामान्य आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इमरजेंसी अगर लगा होगा तो एक शब्द भी बोलेंगे तुरंत हमको गिरफ्तार करेगी और हम न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है, तो जीवन का अधिकार तो आप कहीं भी नहीं छीन सकते, ठीक है। जीवन का अधिकार भी छीना जा सकता है, ठीक है, लेकिन लॉ प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है। तो जीवन का अधिकार, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राइम करता है, ठीक है, बहुत ही जघन्य अपराध किया, व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके ऊपर ट्रायल चला, कोर्ट ने बोला से भाई साहब इसको फांसी की सजा देंगे, ठीक है, फांसी की सजा उसको होता है, वो व्यक्ति को फांसी की सजा होने से पहले उसको जेल में रखा जाएगा। उसके बाद जेल में जाएंगे ना तो एक होता है ना वहां पे जेल का ना होता है, एक अपना जेल का ना रूल होता है, ठीक है, जेल रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। जेल रूल अलग से कानून होता है, वो सीआरपीसी वगैरह जो होता है भारत के कानून से अलग जेल मैनुअल उसके बोलते हैं, ठीक है। जो पुलिस डिपार्टमेंट से होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे, जेल मैनुअल के हिसाब से गया, उसका वेट होता है, सब कुछ होता है, उसको सब कुछ अच्छे तरीके से रखा जाता है, उसको खान पान दिया जाता है, फिर उसकी सजा का फांसी का डेट निर्धारित होता है, डेट निर्धारित होने से पहले सब कुछ उसको अच्छे से तैयार किया जाता है, फिर फांसी देने से पहले उसका मेडिकल जांच होता है कि व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारना रहेगा तो इतना प्रोसीजर से क्यों गुजरेंगे, तो उसकी जांच होती है, ठीक है,
अच्छे से जांच उसे व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं, फांसी देने लायक है कि नहीं, ठीक है। फिर पता चलता नहीं व्यक्ति ठीक है, ये बीमार नहीं है, अच्छा है, फिर उसको फांसी देते हैं, ठीक है। इसी को होता है लॉ ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। तो जीवन का अधिकार भी लिया जा सकता है, जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया है, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, हाँ, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों सार्वभौमिक घोषणा जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, सॉरी, प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है, फंडामेंटल कर्तव्य करता है, फिर उद्देश्य का करता है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना इसका आंसर जो होगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा तीनों ही करता है, ठीक है, तीनों करता है। मानव अधिकार को सार्वभौमिकता घोषणा 10 दिसंबर 1948 को, प्रावधान उद्देशिका में भी है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में भी है, और मौलिक कर्तव्य में है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ना, ठीक है, ये भी है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट में तो आपको देखने को मिलेगा, मौलिक कर्तव्य में भी है बहुत सारे, ठीक है। तो इस सारे ही जगहों पे आपको देखने को मिलता है। ये तीनों हिस्सा जो है ना, इस संविधान का दर्शन भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझना भी, राइट टू इक्वलिटी इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट कब मिलेगा, समान परिस्थितियों में समान मिलेगा। अब बोलेगा सर ये क्या हुआ समान परिस्थितियों में समान, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक मेल है, यहाँ पे एक फीमेल है, ठीक है, ये दोनों में समानता है क्या, इज इट कॉमन? नहीं है, बहुत सारी चीजों में नहीं कॉमन है। फिजिकलिटी की बात करेंगे तो कॉमन नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे वही 1800 मीटर इनको दौड़ना है मेल को, तो इनको 1000 मीटर दौड़ना है। तो यहाँ पे समानता की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग समान नहीं है, ठीक है। समानता कहाँ पे होगी, जब लोग समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समानता नहीं हो सकती क्योंकि परिस्थिति ही असमान है, समझ गए ना। आप चलते हम लोग देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे फीमेल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी एक फीमेल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। दोनों फीमेल ही फीमेल है, लेकिन ये विकलांग है। ये फीमेल की बात करेंगे दिव्यांग है, ठीक है, मोदी जी की भाषा में, और ये नॉर्मल फीमेल है। तो ये दोनों फीमेल फीमेल देखने में तो ये समान लग रहा है ना। तो दोनों में मतलब एक जैसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से मतलब पेच फंस गया। एक विकलांग है, एक मतलब सामान्य है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी असमान हुआ। अब आते हैं विकलांग और विकलांग की बात करते हैं, ठीक है। अब विकलांग और विकलांग में बात करेंगे तो ये जो फीमेल जो जनरल से आती है, और ये जो फीमेल जो है सो ध्यान रखें एससी कैटेगरी से आती है, ठीक है। अब ये दोनों समान लग रहा है, महिला भी है विकलांग भी है, लेकिन यहाँ पे फिर कैटेगरी का लफड़ा फंस गया, तो ये भी समान परिस्थिति नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए हमारे यहाँ आरक्षण, आरक्षण के भीतर आरक्षण, उसके भीतर भी आरक्षण है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बीपीएससी एक फीमेल का कटअप निकालती, जनरल फीमेल, एससी कटअप, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करेंगे पीडब्ल्यूडी, जिसको विकलांग कैटेगरी में आता है, तो देखिएगा 12 को 14 को कटअप आता है। तो यही होता है हमारे यहाँ। बात करेंगे आरक्षण जो है, आरक्षण के भीतर आरक्षण है, ऐसा नहीं से फीमेल के लिए एक आरक्षण बना दिए, मेल के लिए एक बना दिए, चलो बात खत्म, नहीं, बहुत सारा कैटेगरी है, ठीक है। इसलिए हमारा संविधान क्या कहता है भाई साहब, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार नहीं है, ठीक है। मतलब समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार है। पर जब भी हम लोग राइट की बात करेंगे तो परिस्थिति भी देखेंगे, अधिकार की जब भी बात करेंगे तो क्या देखेंगे, परिस्थिति भी देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ मेघालय के किसी गांव में पढ़ाई कर रहा होगा, और अभी आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठ के मजे से, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस वी हैव अवेलेबल यार, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति मेघालय के जंगल में होगा पढ़ाई कर रहा है, उसके और आप में समानता हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए उसको एसटी की तरह, शेड्यूल ट्राइब्स की तरह जब भी वो एग्जाम देगा बीपीएससी का, तो उसका कटअप आपसे 10 से 12 नंबर कम रहेगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति क्या है, एक जैसी नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज, अधिकारों का मूल अधिकार क्यों कहते हैं, ये संविधान में उल्लेखित है, प्रजातांत्रिक होता है, लोक कल्याणकारी होता है, ये व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, काफी अधिक जरूरी है। तो सबसे तो परफेक्ट आंसर की बात करेंगे भाई साहब, कौन सा आंसर लिया है, ठीक है, ये तो होगा ही, संसद के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी ठीक है, और साथ में संविधान में उल्लेखित है, ठीक है, ये प्रजातांत्रिक है, ये लोक कल्याणकारी नहीं होता, ठीक है। मूल अधिकार लोक कल्याणकारी नहीं है, डीपीएसपी लोक कल्याणकारी होते हैं, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या होता है,
डीपीएसपी होता है, ठीक है, ध्यान हो गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट कैसा है, व्यक्तिगत है, मौलिक अधिकार कैसा है, व्यक्तिगत है। अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, किसका होता है, सबका हो सकता है ना। अगर मान लीजिए व्यक्ति विशेष का होगा, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो केवल मेरे साथ हो, मेरे अधिकार गए। लेकिन अगर बिहार सरकार अगर शराब के ऊपर अगर प्रतिबंधित करती है तो वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है, डीपीएसपी होता है, ठीक है। बाकी व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक क्या है, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, संविधान में उल्लिखित है, रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस सारे ही सारे की बात करेंगे, सब जो है मूल अधिकार के लक्षण है, ठीक है। कितने क्वेश्चन इसमें फंडामेंटल राइट में, कोई चेक कीजिएगा कोई लोग। मूल अधिकारों के नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी में सुरक्षा प्रदान की गई है। मूल अधिकार भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, किंतु संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती और परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंधों को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो, वही सही है। विधि है तब तो स्वाधीनता है ना, नियम है तब तो स्वाधीनता है, ठीक है। किसी भी लोकतंत्र में विधि के समय समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इससे एक के बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। विधि के बिना स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते ना आप। अगर नियम ही नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी कुछ भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए सड़क पर चलने का नियम है तो देखिएगा सब आदमी क्या कहता है, एक लाइन में चलता है, ठीक है। फुटपाथ पे कोई गाड़ी नहीं चला सकता। अब सलमान खान है वो दूसरी बात है, लेकिन फुटपाथ क्या है, चलने के लिए है, तो लोगों का अधिकार है वहां पे। तो नियम क्या है, फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलाना, तो विधि है। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता को कोई मूल्य नहीं है। अगर विधि ही नहीं रहेगा तो कोई भी मतलब कुछ भी करेगा। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि जैसा चाहे वैसा करने लगे, ठीक है। स्वतंत्रता का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपको राइट टू स्पीच है, फ्री स्पीच है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप माइक खड़ा करके बस पकड़िए किसी व्यक्ति को, आप बस उसका अच्छे से गाली देना शुरू कर दीजिए या फिर उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करें। यदि ऐसा करने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए भारतीय संविधान में ये कहा जाता है जब भी आप अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करें तो ये ध्यान में रखें से दूसरा का स्वतंत्रता वंचित नहीं हो, क्योंकि आप जहां पे अपने स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं दूसरे का स्वतंत्रता भी वहां पे प्रभावित होती है, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू ने कहा था अगर सभी लोग अपने कर्तव्य को पूरा कर ले तो अधिकार की मांग कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। राजेंद्र बाबू जी का स्टेटमेंट है, अगर सभी लोग अपने कर्तव्य का सही से पालन करें तो किसी को भी अधिकार की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखना। सर 156 क्वेश्चन है सर। बहुत ज्यादा है, ठीक है, 60 तक करेंगे आज। यदि ऐसा करने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का, ये मैं चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में भी करवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में बता दे रहे क्योंकि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा आपका मेंस के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 114 नंबर के क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। पॉलिटी में हमको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, कुछ ही टॉपिक पढ़ना है और फंडामेंटल राइट वन ऑफ देम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार है, सूचना का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। भाई साहब 2003 का पहले का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ, कब हुआ, 2005 में, ठीक है। लेकिन अब ये प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया ना, ध्यान में रखना है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में सूचना के अधिकार को भी शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये भी आपका सूचना का अधिकार किस में है, 19(1) के सब को राइट टू फ्री स्पीच में ही आपको सूचना का अधिकार भी आते हैं। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है सो फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, कहाँ पे दिया हुआ है, तो डीपीएसपी में दिया हुआ है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल से, आर्टिकल इसका खूब पूछता है, बीपीएससी का फेवरेट है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, देखिए बीपीएससी में ना फंडामेंटल राइट से ना डीपीएसपी से क्वेश्चन आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। कॉम्परेटिव फंडामेंटल राइट या किसी भी स्ट्रिक्ट पीसेस में डीपीएसपी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 का डी यह प्रावधान करता है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमारा जानते हैं एक संस्था है जो इसके लिए बहुत ही भरकस प्रयत्न करे, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाले सैलरी को बराबर कर दिया है, ठीक है। बोला जितना पुरुष को मिलेगा उतना महिला को भी मिलेगा, ठीक है। इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से पालन कर रही है। करंट का क्वेश्चन है, कौन सी संस्था है? नहीं पता है? पुरुष आईसीसी, बीसीसीआई, ठीक है। बीसीसीआई पुरुष क्रिकेटर महिला क्रिकेटर को मिलने वाले सैलरी वगैरह सबको बराबर कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में भी कहा गया था जितना पैसा मिला पुरुष क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप जीतने पे, महिला को भी उतना ही मिलेगा, लेकिन बेचारे ये लोग हार गए, नहीं जीत पाए, ठीक है। चलिए, तो 39 का डी आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 70 तक कर लेते हैं। बताना है शिक्षा पाने का अधिकार है हमें, काम करने का अधिकार भी है। काम करने क्या प्रश्न क्या था, एक मिनट। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार नहीं है तो राइट टू काम पाने का अधिकार नहीं है, सॉरी, काम पाने का अधिकार नहीं है। शिक्षा पाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार है। काम पाने का अधिकार जो है ना नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। काम पाने का अधिकार जो है ना, काम उम वगैरह किसमें डीपीएस में मिलता है, जो कि मनरेगा नरेगा में कितने दिन का काम कम से कम मिलना चाहिए? 100 दिनों का, ठीक है, 100 डेज, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के 1 के सी में संघ बनाने का अधिकार है। 6 को क्या बोलेंगे? एफ में क्या है? वृत्ति उपजीविका का अधिकार है, व्यापार कारोबार करने का अधिकार है, जबकि काम करने का अनुच्छेद 41 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो मत देने का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं तो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखें। कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक है, ध्यान में रखना है। वैधानिक बोल सकते हैं, विधिक कर सकते हैं, कानूनी, ध्यान में रखेगा। संवैधानिक अधिकार भी है, मत देने का अधिकार। संवैधानिक अधिकार इसलिए क्योंकि संविधान में चर्चित है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल मत देने का अधिकार को बताता है? आर्टिकल कौन सा? 326, ठीक है। 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 326, ठीक है, ध्यान में रखना। 70 तक करवा दिए हैं, फिर बाद में करेंगे।